वेलकम बैक टू एजुनाचल डेली करंट अफेयर्स सीरीज। और अब से हम वीकली करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि जो हम सीरीज डेली करते थे अब हम वीक में एक दिन यानी कि मंडे को डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा वीकली करंट अफेयर्स में हम 7th ऑफ दिसंबर से 12th ऑफ दिसंबर तक के कंप्लीट करंट अफेयर्स को यहाँ पर कवर करने वाले हैं। सो हियर द क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑन योर स्क्रीन। Minsk agreement seen sometimes in the news are associated with which country? The options are Israel, Iran, Ukraine or Afghanistan. So here the correct answer is option number C, Ukraine. Ukraine से related है, associated है Minsk agreement. United States ने recently warn किया है रशिया को not to invade Ukraine and urged both the countries to return to the agreement designed to end a separatist war by Russian speakers in eastern Ukraine. अब यहाँ पर आपको पूरा मुद्दा समझना पड़ेगा। 2014 में बेसिकली मिन्स्क एग्रीमेंट साइन किया गया था रशिया और यूक्रेन के बीच में सीज फायर को लेकर कि भाई अब हम दोनों देश बिल्कुल भी नहीं लड़ेंगे। यहाँ पर जिस लाइन पर जिस बाउंड्री पर सीज फायर किया जा रहा है इस लाइन को दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के इंटरफेरेंस में नहीं आएंगी। राइट, तो 2014 में डिसाइड किया गया। 2015 में मिन्स्क जो कि बेलारूस की कैपिटल है यहाँ पर ये 13 पॉइंट एग्रीमेंट साइन किया गया था। डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपको याद है 1991 का वो साल जब यूएसएसआर अलग हुआ तो यूएसएसआर के कई सारे टुकड़े हुए। यूएसएसआर से अलग होकर यूरोपियन काफी सारे कंट्रीज बने, रशिया अलग टूटकर एक कंट्री में डिफाइन हो गया और साथ ही साथ वहीं पे एक हमारा देश था जिसका नाम था यूक्रेन। राइट, ये आप छोटे वाले मैप में यहाँ पर देखने की कोशिश कीजिए। ये हमारा पूरा रशिया का रीजन है और ये है हमारा यूक्रेन जो कि ब्लैक बाउंड्री से हाईलाइटेड है। राइट, तो यूक्रेन एक ऐसा देश था जो कि आधा यूरोप में आता है और आधा रशिया में आता है। राइट, आप देखेंगे आधे से ज्यादा इसका पार्ट आपको यूरोप में नजर आएगा। अब रशिया शुरू से ही चाहता था कि यूक्रेन उसके कब्जे में हो क्योंकि ये आधा यूरोप में है और आधा रशिया में है। अगर रशिया यूक्रेन पर कब्जा कर लेता है तो मोस्ट ऑफ दी यूरोपियन कंट्रीज जो है उसके ऊपर भी रशिया की कमांड हो जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर एक छोटा सा देश है जिसका नाम है क्रीमिया, जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं मिन्स्क एग्रीमेंट के तहत। अब ये जो क्रीमिया वाला एरिया है यहाँ पर बहुत सारे नेचुरल गैस के रिजर्व्स हैं और इन नेचुरल गैस के रिजर्व्स होने की वजह से रशिया ऐसा चाहता है कि क्रीमिया पर मेरा कब्जा हो जाए ताकि ये जो नेचुरल गैस के भंडार है ये सारे के सारे रशिया को मिल जाएंगे और रशिया वैसे भी वन ऑफ द पावरफुल कंट्रीज में से एक है तो और ज्यादा रशिया की पावर इंक्रीज हो जाएगी। अब 2013 में रशिया ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया, लेकिन रशिया का मन इतने से नहीं भर रहा था। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो एरिया है ये आपको जूम करके दिखाया गया है। यहाँ पर आप मिनिमाइज में देखिएगा रशिया, यूक्रेन और क्रीमिया, इन तीनों के अलावा ये जो आपको बॉक्स में एक छोटा सा एरिया दिख रहा है ये लुनास्क और डोनास्क, ये दोनों मिलके एक एरिया बनाते हैं। यहाँ पर देखिए लुनास्क है, ये डोनास्क है। ये पूरा जो एरिया है लुहांस्क का, इस एरिया पर रशिया चाहता था कि ये जो एरिया है यहाँ पर इसका कब्जा हो जाए। और इसमें एक प्लस पॉइंट ये रहा कि यहाँ के जो लोग हैं क्योंकि वो रशियन रीजन में रशियन टेरिटरी में आ रहे हैं, आप देखेंगे रशिया से इसकी बाउंड्री ज्यादा लगी हुई है, तो यहाँ के लोग भी ऐसा चाहते थे कि वो रशिया में ही मिल जाते। काश ऐसा होता कि जब यूएसएसआर अलग हुआ तब ये लोग रशिया का ही पार्ट होते। तो अब क्योंकि कई सारे लोग रशिया के साथ मिलना चाहते हैं, रशिया का सपोर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे सेपरेटिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। यानी जो लोग रशिया के साथ मिलना चाहते हैं उन्हें कहा गया सेपरेटिस्ट, जो कि यूक्रेन से सेपरेट होना चाहते हैं, यूरोप में नहीं मिलना चाहते। तो ऐसे लोग रशिया का सपोर्ट करके यहाँ पे काफी ज्यादा आंदोलन करते रहते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं। तो अब रशिया चाहता है कि ये वाला एरिया हमारे कब्जे में आ जाए, यूक्रेन का जो क्रीमिया वाला पार्ट है वो भी हमारे कब्जे में आ जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। साथ ही साथ जो नाटो के ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इसका विरोध करते हैं। नाटो क्या है? नाटो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। रिमेंबर, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में आप थोड़ा सा मैपिंग पे ध्यान दीजिएगा। नॉर्थ अटलांटिक के वो रीजन्स, वो कंट्रीज आते हैं जैसे कि आपका यूएसए है और साथ ही साथ यूके है, बड़े बड़े पावरफुल कंट्रीज, फ्रांस है, जर्मनी, ये चाहते हैं कि
रशिया को ये पावर ना मिले, क्योंकि रशिया अगर पावरफुल हो गया तो इनकी पावर कम हो जाएगी। और नाटो के जो मेंबर्स है ना, उसमें ऐसा है कि अगर नाटो के किसी भी देश पर कोई हमला होता है तो अमेरिका समझेगा, यूएस समझेगा कि मुझ पर हमला किया गया है, यानी कि सारे के सारे देश एक होकर किसी भी देश का सामना करते हैं। इनमें से किसी भी देश को अगर लॉस हो रहा होता है तो ये एक हो जाते हैं और यूएस मेन लीडरशिप निभाता है। तो नाटो नहीं चाहता है कि रशिया इस एरिया को अपने कंट्रोल में रखे, अपने डोमिनेंस में रखे, और इसी वजह से काफी सारे बैरियर्स भी यहाँ पर लगा दिए जाते हैं, राइट। वरना आप देखेंगे क्रीमिया और जो लुहांस्क का एरिया है वो अपने आप में इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है कि वो रशिया से लड़ सके, लेकिन क्योंकि इस एरिया में नाटो के जो ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स हैं वो भी सपोर्ट करते हैं, तो इस समय रशिया की लड़ाई बढ़ जाती है। और 2015 में मिन्स्क एग्रीमेंट इसीलिए साइन किया गया था, ये जो आप लाइन देख रहे हैं येलो कलर से, ये पूरी सीज फायर लाइन बनाई गई थी कि भाई अब हम एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं करेंगे, लेकिन ये कंटिन्यूअसली अभी तक चला जा रहा है। और नेचुरल रिजर्व्स को लेकर, नेचुरल गैस के रिजर्व्स को लेकर भी मेन रशिया चाहता है कि ये उसके कंट्रोल में आ जाए। तो ये पूरा मुद्दा है 1991 से लेके 2013 तक की जर्नी, और 2015 के बाद से अब तक का क्या सिनेरियो बना हुआ है, राइट। आइए बढ़ते हैं आगे। Which is the first airline in India to have launched an ESG report? The answer is option number C. Indigo Airlines है इंडिया में जो कि पहली बार ESG रिपोर्ट सबमिट करने वाली है, राइट। अब यहाँ पर इंडिगो ने अनाउंस किया कि इट हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद CSIR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, देहरादून टू ज्वाइन हैंड्स इन डिप्लॉइंग सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल इन इंडिया। तो ESG रिपोर्ट में बेसिकली एनवायरमेंटली सिक्योरिटी को, एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस, इन तीनों वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए चाहते हैं कि सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल को लेकर आया जा सके पूरे वर्ल्ड में और इंडिया में साथ ही साथ, जिसके लिए पार्टनरशिप की गई इंडिगो और CSIR IIP के द्वारा, ताकि SAF बेस्ड टेक्नोलॉजी को लाया जा सके कमर्शियल फिजिबिलिटी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which is the world's most valuable edtech company as of 2021? The answer is none other than Byju's. बैंगलोर बेस्ड बायजूस जो कि इंडियन मल्टीनेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है, ये वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल एडटेक कंपनी बन गई है, जिसका मार्केट कैपिटल है $18 बिलियन, राइट। तो बायजूस ने ऑस्ट्रिया हेडक्वार्टर जियोजेब्रा को भी एक्वायर कर लिया है एंड द वैल्यू ऑफ द ट्रांजैक्शन इज अबाउट $100 मिलियन। जियोजेब्रा क्या है? ये भी एक इंटरेक्टिव मैथमेटिक्स लर्निंग टूल है और ये बायजूस का 9th मेजर एक्विजिशन है। जैसे कि आकाश को बायजूस ने अपने में मिलाया, इस तरीके से काफी ज्यादा कंपनीज को बायजूस ने एक्वायर कर लिया है, जिसकी वजह से इसकी मार्केट कैपिटल कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सार्क चार्टर वाज अडॉप्टेड इन विच सिटी ऑन December 8, 1985? The answer is option number B, ढाका। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, जहां पर सार्क चार्टर को अडॉप्ट किया गया था। 1985 में सार्क चार्टर अडॉप्ट किया गया था ढाका में, जब फर्स्ट समिट थी सार्क ग्रुप की। इस साल 37th एनिवर्सरी मनाई जा रही है सार्क ग्रुप की और 18 समिट्स अब तक हो चुके हैं 1985 से लेकर सार्क के। सार्क का फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो रीजनल कोऑपरेशन को ज्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए जो साउथ एशिया के कुछ कंट्रीज हैं उन्होंने मिलकर एक ग्रुप बनाया जिसका नाम है सार्क, राइट, ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ को और दूसरी चीजों को, क्वालिटी ऑफ लाइफ को एक्सेलरेट किया जा सके। और यहाँ पर आप देखेंगे 2014 में जो लास्ट सार्क समिट हुआ था वो काठमांडू नेपाल में हुआ था। अभी यहाँ पर सार्क में आप देखिए नेशंस कौन कौन से हैं। यहाँ पर आप देखेंगे पाकिस्तान है, इंडिया है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, राइट। तो इस तरीके से 7 ये नेशंस है सार्क कंट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, The Union Cabinet approved the continuation of Pradhan Mantri Awas Yojana Rural till which year from 2021? The answer is option number B, 2024. यूनियन कैबिनेट ने प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल को 3 साल तक एक्सटेंड कर दिया गया है, यानी कि 2024 तक ये योजना चलेगी, जो कि लॉन्च की गई थी 25 जून 2023
2015 में, और इस दौरान जो एक्सटेंशन पीरियड है, इस दौरान 155.75 लाख हाउसेस और कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे ताकि 2.95 करोड़ का जो टारगेट है पक्का हाउसेस लोगों को प्रोवाइड करने का, वो अचीव किया जा सके। दैट मीन्स जो टारगेट रखा गया था 2021 तक वो पूरा नहीं हुआ है, और उस टारगेट को अचीव करने के लिए एक्स्ट्रा 3 इयर्स तक इस स्कीम को एक्सटेंड किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which Indian state has recently reported bird flu cases and killed over 12,000 ducks? Sorry. The answer is option number C, Kerala. केरला में रिसेंटली बर्ड फ्लू के कई सारे केसेस देखने को मिले हैं। अलापुजा डिस्ट्रिक्ट में अलापुजा डैम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है अलापुजा डैम के बारे में, राइट? एंड अ टोटल ऑफ 12,000 डॉग्स वर किल्ड इन थाकाजी ग्राम पंचायत which has been declared as a containment zone, क्योंकि काफी ज्यादा केसेस वहां पर बढ़ते जा रहे हैं, और ये जो फ्लू के केसेस होते हैं वो धीरे धीरे एक से दूसरे में फैलने में इनमें समय नहीं लगता है। कई सारे सैंपल लेकर आईकार को भेजे गए हैं भोपाल में ताकि आइडेंटिफिकेशन हो सके, टेस्टिंग हो सके किस तरीके का बर्ड फ्लू है और कैसे इसे क्योर किया जा सकता है। The next question number 7. Who was Google's most searched for personality in India in 2021? The answer is option number A, नीरज चोपड़ा, जिन्होंने जावलिन थ्रो में इस साल ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता था भारत के लिए। ये इस साल गूगल्स मोस्ट सर्च पर्सनालिटी बन गए हैं, राइट? याद रखना है आपको। सॉरी। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. The Nipper Amendment Bill recently passed in the Parliament seeks to accord Institute of National Importance status to. The answer is option number A, Institutes of Pharmaceutical Education and Research. So basically Parliament ने recently एक बिल पास किया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च अमेंडमेंट बिल, जिसका एम है टू अकॉर्ड द स्टेटस ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस टू 6 मोर इंस्टीट्यूट्स जो कि एजुकेशन और रिसर्च पे फोकस करेंगे फार्मास्यूटिकल फील्ड में। और वो कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जो 6 नए इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा मांग रहे हैं? वो है अहमदाबाद, हाजीपुर, हैदराबाद, कोलकाता, गुवाहाटी एंड रायबरेली, और इसके लिए एक एडवाइजरी काउंसिल को भी सेटअप किया जाएगा। So basically you have to remember the full form of NIPER, that is National Institute of Pharmaceutical Education and Research. Question number 9. Niti Aayog announced that it is set to establish 1,000 Atal Tinkering Laboratories in which state or UT? The answer is option number A, Jammu and Kashmir में 1,000 नए अटल टिंकरिंग लैबोरेटरी स्टैब्लिश किए जाने की बात की जा रही है। Out of them, as many as 187 will be established by the end of this financial year. अब अटल टिंकरिंग लैब्स है क्या? अटल इनोवेशन मिशन के तहत अटल टिंकरिंग लैबोरेटरीज को इंडिया के कई सारे रीजन्स में बनाया जा रहा है। मेन ऑब्जेक्टिव है बच्चों में क्यूरियोसिटी को फोस्टर करना, क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन को डेवलप करना, उनमें स्किल बेस्ड जो चीजें हैं उन्हें इनकलकेट करना, उनका माइंडसेट, उनकी थिंकिंग, उनकी लर्निंग, फिजिकल कंप्यूटिंग को स्ट्रेंथन करना और एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना ताकि रिसोर्सेज की कमी की वजह से हमारे देश के बच्चे पीछे ना रह पाए। अटल इनोवेशन मिशन एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फ्लैगशिप इनिशिएटिव है टू प्रमोट अ कल्चर ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन द कंट्री। तो काफी सारे प्रोग्राम्स और पॉलिसीज बीच बीच में बनाई जाती हैं अटल इनोवेशन मिशन के तहत, और इनोवेशन इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन करने की बात यहाँ पर की जाती है। सो अटल टिंकरिंग लैब्स एक ऐसा वर्क स्पेस क्रिएट करेंगे जहां पे यंग माइंड्स अपने आइडियाज को शेप दे सके, यानी अगर उन्होंने कुछ सोचा है तो उसके लिए जो रिसोर्सेस चाहिए, जो लैबोरेटरीज चाहिए, वो सारी यहाँ पर उनको अवेलेबल मिल जाएंगी। सो to work with tools and equipment to understand the concept of STEM, that is science, technology, engineering and math, ये सभी चीजें उन्हें प्रोवाइड की जाएंगी लैब्स में। So AIM provides grant and aid that includes a one-time establishment of cost of rupees 10 lakh and operational expenses of rupees 10 lakh for a maximum period of 5 years to each ATL, right? Next question number 10. Where was the 22nd Missile Vessel Squadron formally established? The answer is option number A, Mumbai.
मुंबई में 22nd मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन को फॉर्मली स्टैब्लिश किया गया अक्टूबर 19 में। Indian President Ramnath Kovind will award the President's Standard to the 22nd Missile Squadron, also known as Killer Squadron. So basically, President ने यहाँ पर President Standard is the same honor as the President Color Award given to a smaller military unit. हमने कुछ दिन पहले बात की थी, President Color Award दिया जाता है military unit को, उसी तरीके से President Standard Award भी दिया जाता है। Next question, which state is approved to implement Atmanirbhar Krishak Integrated Development Scheme? The answer is option number B, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में इम्प्लीमेंट किया जाएगा आत्मनिर्भर कृषि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट स्कीम। 2021-22 के जो सेशन है अभी से स्टार्ट किया जा रहा है इसे। इस स्कीम के तहत 1475 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जाएगा नेक्स्ट 3 इयर्स में, हर एक ब्लॉक में, किसी भी यूपी स्टेट के हर एक ब्लॉक में। इट विल ऑल्सो हेल्प टू अचीव द टारगेट ऑफ यूटिलाइजिंग द बजट ऑफ 1000 करोड़ अलॉटेड बाय सेंटर अंडर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। क्वेश्चन नंबर 12, कोनियाक्स। कोनियाक्स जो कि रिसेंटली न्यूज में थे, ये थर्ड लार्जेस्ट, these are the largest tribes of which Indian state? The answer is option number C, नागालैंड की लार्जेस्ट ट्राइब है कोनियाक्स। सो इंडियन आर्म्ड फोर्स फायरिंग में 14 सिविलियन की डेथ हो गई है इन ओटिंग विलेज ऑफ नागालैंड, जिसमें कुछ कोनियाक्स भी शामिल थे जो कि नागालैंड के लार्जेस्ट ट्राइब्स में आते हैं। They are known to be one of the fiercest warrior tribe in Nagaland. By 1980, they were the last to give up the practice of हेड हंटिंग। तो इन्होंने 1980s के बाद से हेड हंटिंग की जो प्रैक्टिस है उसे छोड़ने का वादा किया था। द प्रैक्टिस ऑफ सीवियरिंग हेड्स ऑफ एनिमीज आफ्टर अटैकिंग राइवल ट्राइब्स। विद अ पॉपुलेशन ऑफ रफली 3 लाख, कोनियाक्स आल्सो इनहैबिट पार्ट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज संधायक, which was recently launched by Indian Navy? So it is a survey vessel. Remember, संधायक एक सर्वे वेसल है जो कि इंडियन नेवी के द्वारा लॉन्च किया गया है। द फर्स्ट ऑफ द 4 लार्ज सर्वे वेसल इन कोलकाता। इसका प्राइमरी रोल होगा टू कंडक्ट फुल स्केल कोस्टल एंड डीप वाटर हाइड्रोग्राफिक सर्वे ऑफ पोर्ट्स एंड हार्बर्स। जो शिप इसके लिए डिप्लॉय किए जाएंगे वो बेसिकली क्या करेंगे, ओशनोग्राफिक एंड जियोफिजिकल डेटा को कलेक्ट करेंगे, डिटरमाइन करेंगे नेविगेशनल रूट्स को। The contract for building 4 survey ships was signed between Defence Ministry and Garden Reach Shipbuilders and Engineers in 2018. ये है संधायक। Now come to the question number 14. What is the theme of the International Volunteer Day in 2021? इंटरनेशनल वॉलंटियर डे हर साल दिसंबर 5 को सेलिब्रेट किया जाता है ताकि लोगों को एनकरेज किया जा सके वॉलंटियर बनने के लिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए। आप देखेंगे ग्लोबली कितने ज्यादा चीजें चलाई जा रही है, इनिशिएटिव्स चलाए जा रहे हैं, लोग अपने इंडिविजुअल लेवल पे काफी अच्छा काम कर रहे हैं और ये तभी कर सकते हैं जब हमारे अंदर वॉलंटियर की भावना हो, राइट। एज अ वॉलंटियर हम कंट्रीब्यूट देने का सोचें, राइट। तो इस साल जो थीम थी वो है इंटरनेशनल वॉलंटियर्स डे, वॉलंटियर नाउ फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। रिमेंबर, वॉलंटियर नाउ फॉर आवर कॉमन फ्यूचर 5 दिसंबर को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज द वर्ल्ड सॉइल डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? वर्ल्ड सॉइल डे भी हर साल 5 दिसंबर को ही सेलिब्रेट किया जाता है ताकि सॉइल की मैनेजमेंट को लेकर लोग इंपॉर्टेंस को समझें और सस्टेनेबली मैनेज करें। हम देख रहे हैं कि हमारे जो सॉइल है उसमें बहुत ज्यादा एल्कलाइन होती जा रही है, सैलिनिटी बढ़ती जा रही है, तो ये सारी चीजें ना हो। हेल्थ सॉइल सैलिनाइजेशन, बूस्ट सॉइल प्रोडक्टिविटी, ये इस साल थीम रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Cyprian Foy's Prize is associated with which field? The answer is option number B, मैथमेटिक्स से एसोसिएटेड है। Eminent Indian American mathematician Nikhil Srivastava has been jointly selected for inaugural $5,000 Cyprian Foy's Prize.
राइट। तो याद रखिएगा सिप्रियन फोइस प्राइज मैथमेटिक्स से रिलेटेड है और निखिल श्रीवास्तव जी को दी गई है इस साल। क्या कंट्रीब्यूशन दिया इन्होंने? ऑपरेटर थ्योरी बाय द अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटी, ये जो इनकी थ्योरी थी अलॉन्ग विद प्रोफेसर श्रीवास्तव जो कि कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, इनके साथ इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। टू अदर अवॉर्डीज आर एडम मार्कस एंड डैनियल स्पीलमैन। The next question is, which city played host to the first ever India-Russia 2+2 dialogue? The answer is option number B, New Delhi में फर्स्ट एवर इंडिया रशिया 2+2 डायलॉग हेल्ड किया गया जिसमें फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्टर शामिल थे। विल कवर द पॉलिटिकल एंड डिफेंस इश्यूज ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Azaz Patel, who recently clinched 10 wickets in an inning, is a cricketer from which country? The answer is option number B, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है अजाज पटेल, वो थर्ड ओनली बॉलर बन गए हैं 144 साल की टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में जिन्होंने पूरे के पूरे 10 विकेट लिए हैं इस इनिंग में। ये अचीव दिस फीट ऑन द सेकंड डे ऑफ द सेकंड मैच अगेंस्ट इंडिया। इंग्लैंड के जिम लेकर और इंडिया के अनिल कुंबले ने ये उपलब्धि पहले ही हासिल कर ली है। द 33-year-old प्लेयर इज प्लेइंग इन हिज 11th टेस्ट। तो अभी जो अजाज पटेल है इनका 11th टेस्ट था और इन्होंने ये उपलब्धि हासिल की। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीक। थैंक यू सो मच गाइज एंड स्टे कनेक्टेड विद एजुना।